कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सजीव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कोविड-19 के कारण किसान भाइयों बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। शहरों से हमारे जो प्रवासी मजदूर थे वो अब घर पर लौट आए हैं। यहाँ पर लेकिन उत्पन्न होती है बात कि रोजगार क्या करें। बस इसी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने भी आगे कदम बढ़ा दिए हैं। कुछ योजनाएं लाई हैं उन्होंने, जिसमें एक योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आप इसके बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं फ़ोन करके हमारे विषय विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। और हमने जो विषय विशेषज्ञ आपके लिए उपस्थित करे हैं वो हैं हमारे डॉक्टर जेके कनौजिया, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या है कृषि के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए रानी जी, एक्चुअली जैसा कि आपने अभी कहा कि कोविड-19 के कारण हमारे शहरों से जो हमारे ग्रामीण लोग किसी न किसी रोजगार से शहरों में काम कर रहे थे, और जब लॉकडाउन की स्थितियां निर्मित हुई और लोगों के सामने रोजगार के अवसर जब शहर में नहीं बचे, तो हमारे जो ग्रामीण हमारे जो युवा थे या हमारे जो श्रमिक थे उन्होंने माइग्रेट किया अपने गांव की तरफ और गांव में जाके वो सेटल हुए। तो उसी समय भारत सरकार ने उनको रोजगार मिल सके, खास तौर से जो हमारे ये प्रवासी जो मजदूर थे, जिनमें कि अर्ध कुशल या कुशल और अकुशल जो भी श्रमिक थे, इनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इनकी रोजी रोटी का कैसे बंदोबस्त किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 20 जून 2020 को एक अभियान के रूप में एक कार्यक्रम, जैसा आपने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का क्रियान्वयन किया। और इसमें देश के उन 6 राज्यों को जिनमें कि इस तरीके की प्रवृत्ति थी कि शहर से गांव में ज्यादा लोग पहुंच रहे थे, ऐसे 6 राज्यों के 116 जिलों को चिन्हांकित किया। और इनके चिन्हांकन का खास जो मापदंड रखा गया कि जिन जिलों में 25,000 से ज्यादा श्रमिक शहर से गांव में वापस लौटे, ऐसे जिलों को उसमें चिन्हांकित करके कुल 116 जिलों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे देश में नहीं है, केवल चिन्हित राज्यों में है ये। जी बिल्कुल रानी जी, एक्चुअली सरकार ने खासतौर से उन लोगों के लिए इसमें खास वो किया हुआ है कि जहां पर हमारे जो माइग्रेटरी जो मजदूर थे वो ज्यादा संख्या में वापस लौट रहे थे और उनके सामने रोजगार का संकट जहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा था, और सरकार ने एक त्वरित एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को लेके कि उनके सामने किसी भी प्रकार का संकट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को चलाया गया। बिल्कुल, आपने ये बताया कि रोजगार का संकट ना हो, इसके लिए ये कार्यक्रम है। क्या रूपरेखा है गरीब कल्याण रोजगार योजना? देखिए मैडम, इसमें एक्चुअली जो भी प्रवासी मतलब मजदूर वापस जब लौट रहे थे, तो सरकार ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी कि उनका पंजीयन ग्राम पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर हो रहा था कि जितने लोग वापस लौट रहे हैं वो किस श्रेणी के हैं, किस कार्य में उनकी दक्षता है, इस सबका एक डाटा बेस सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा था। और सरकार ने गांव स्तर पर ही, हमारे पंचायत स्तर पर ही उनको कोई ना कोई रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए सरकार ने 25 ऐसी गतिविधियां संचालित की जो गांव से सीधे तौर से जुड़ी हुई थी। जैसे कि हम बात करें। हाँ जी, देखिए रानी जी, इसमें खास तौर से हमारे वो कार्यक्रम जो कि पहले ही सरकार में चलाए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से अगर आंगनबाड़ी की मरम्मत का कार्य है, या कोई सामुदायिक भवन का निर्माण होना है, या कहीं पर कुएं का खुदाई का कार्य होना है, सड़कों का, प्रधानमंत्री जो आवास है उनमें कोई काम होना है, या हमारे बागवानी के क्षेत्र में कोई प्लांटेशन का काम होना है, इसके अतिरिक्त अधोसंरचना विकास के लिए भी रानी जी सरकार ने काफी बेहतर सोच अपनी बनाई है कि पशुपालन के लिए अगर हमें कोई सेट बनाना है मध की पालन के लिए, साथ ही साथ हमारा जो मछली पालन है, इस तरीके के जो रोजगार है, वर्मी कंपोस्टिंग है, इसके लिए जो अधोसंरचना विकास है उसके लिए भी शासन ने प्रावधान किया है, और जिससे कि लोगों को रोजगार त्वरित रोजगार दिया जा सके और लंबे समय में भी रोजगार के अवसर लोगों को मिल सके।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम चलाया हुआ है कि लोग इसमें काम कर सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि गरीब हमारा जो किसान है वो कहीं से कहीं तक ना अकेला हो पाए, असहाय ना करे, 2 जून की रोटी उसे बिल्कुल मिलती रहे। अगर हम इसको बात करें श्रेणी के आधार पर, आपने जिस तरीके से बात की, समय अवधि के आधार पर क्या हम इसे बांट सकते हैं, कैसे करें? देखिए रानी जी, इसमें शासन ने सरकार ने डॉक्टर साहब, हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। हमारे एक किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं राजस्थान से, श्याम सुंदर जी। जी हेलो मैडम, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। राम 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 राम। खम्बा खणी आपको भी प्रश्न कीजिए। जी जी मैडम, मेरा नाम श्याम सुंदर गौतम, जिला बारा मुंडकिया, राजस्थान से बात कर रहा हूँ, बारा राजस्थान। जी जी मैडम, मेरा ये सवाल है सर से और आपसे मैडम, कि मेरा ये सवाल है जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जैसे कि गरीबी कल्याण योजनाएं रेखा के नीचे जो जातिगत सूचना के रूप में विविध किया गया है, विमोचन किया गया है, तो उसका कारण जानना चाह रहा हूँ। क्या क्या कारण है इसकी योजनाओं के कारण जानना चाहते हैं? हाँ, योजनाओं के मुख्य कारण ही जानना चाह रहा हूँ सर से, मेरा सवाल है। श्रेणी के आधार पर जो उन्होंने निकाला है। श्रेणी के आधार पर, एक श्रेणी के आधार पर। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो ये कार्यक्रम है अपना गरीब कल्याण रोजगार जो अभियान है, इसमें खास फोकस मैं सभी को बताना चाहूँगा ये था, शासन का ये था कि त्वरित रिलीफ, मतलब जिसको कहते हैं कि काम से जोड़ के कैसे लोगों को जो शहर से लोग गाँव में जा रहे हैं उनको कैसे कोई काम दिया जाए और काम के माध्यम से उनको 2 पैसे उन तक पहुँचे। इसमें कोई जातिगत या श्रेणीगत ऐसे कोई प्रावधान बेशक नहीं है, और प्रारंभिक तौर पर इसको 125 दिनों के लिए ही इस अभियान को चलाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें चिन्हांकित प्रदेश है और चिन्हांकित प्रदेशों के चिन्हांकित इसमें जिले हैं, और जिन जिलों में इस कार्यक्रम को, इस अभियान को चलाया जा रहा है, वहीं के लोग इसमें कार्य करने के लिए पात्र भी हैं। तो हमारे किसान भाई इस बात पर विशेष ध्यान दें कि ये केवल 125 दिनों के लिए है, समय अवधि इसकी सीमित है, इसका लाभ लेकिन आप जरूर उठाएं, क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि आप बेरोजगार ना रहें, आपको आर्थिक सहायता लगातार मिलती रहे। बिल्कुल यही है ना जी। मनरेगा को क्या हम इसके अंतर्गत जोड़ सकते हैं, क्या ये मनरेगा से अलग है? क्या भ्रांति है? इसे बिल्कुल देखिए रानी जी, इसमें कहीं कोई भ्रांति की बात नहीं है। मनरेगा भी जो हमारा कार्यक्रम है वो तो पहले से ही चला आ रहा है, और काफी अच्छे बड़े फंड्स का प्रावधान मनरेगा में किया जाता है, और जिसमें विशेष तौर से वहां पर भी हमारे मुख्य रूप से जो ग्रामीण अंचल में जो श्रमिक वर्ग है, जिनको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं सामान्यतः, वहां पर 100 दिन का गारंटीड जो रोजगार है वो देने का काम मनरेगा के माध्यम से होता है। अभी एक बात यह है कि जो मनरेगा से जोड़ने, क्योंकि मनरेगा जो कार्यक्रम है वहां पर पहले से जो मौजूद हमारा मजदूर वर्ग है उसको काम देने के लिए खास तौर से मनरेगा की हमारी गतिविधियां हैं। और अभी जिन गतिविधियों की बात हमने यहाँ पर कही कि जो हमारे इस अभियान में भी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं मनरेगा के साथ में ही जुड़ी हुई है। दूसरी बात कि जो जिले, जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के मात्र 24 जिले हैं जो पात्र हैं इस अभियान के अंतर्गत। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो शेष जिले हैं वहां पर कोई वित्तीय सपोर्ट सरकार के द्वारा, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों ही सरकारों के माध्यम से वहां पर भी वित्तीय सपोर्ट दिया गया, और वो वित्तीय सपोर्ट जो समस्त जिलों में गया है वो मनरेगा के माध्यम से ही गया है। मनरेगा के अंतर्गत गतिविधियों को इंटेंसिफाई किया गया है और सघन किया गया है, वित्तीय प्रावधान और बेहतर किए गए हैं। तो इस तरीके से मनरेगा और ये जो अभियान है दोनों को हम एक तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है। मतलब जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो हमारे जो प्रवासी हैं उनको भी दिया जाएगा, और मनरेगा में तो जो है वो कर ही रहे हैं कार्यक्रम। अब अगर हम स्वयं का रोजगार, हमारे जो प्रवासी आए हुए हैं मजदूर और वो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, तो क्या वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आ सकते हैं? ट्रेनिंग भी मिल पाएगी? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया रानी जी आपने। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है इस पूरे कैंपेन की कि हम प्रारंभिक शासन ने एक चीज जो खास तौर से जो समझ बनाई
गरीबों के प्रति और मजदूरों के प्रति और माइग्रेंट्री जो मतलब माइग्रेट करने वाले लोगों के प्रति कि ये लोग जाके कुछ अपना रोजगार मतलब ये पा सके, कोई कार्य करने का अवसर इनको मिल सके, इसके लिए तो वो कार्यक्रम बनाया। इसको 125 दिनों तक सीमित रखा और उसमें एक और बिंदु है कि क्षमता विकास का कार्य भी इस अभियान के तहत लोगों का किया जाएगा। हमारे शहरों में कई तरीके के स्किल्ड लोग काम करते हैं। हम उदाहरण के तौर पर कारपेंटर्स हैं, जी कारपेंटर्स, मिस्त्री हैं, मिस्त्री, प्लम्बर्स हैं, जी, जी। इलेक्ट्रीशियंस हैं, ये सब गांव से निकल के आते हैं और शहरों में काम करते हैं। देखने में ये आता है कि अगर इनकी स्किल को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया जाए तो ये बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छा परिणाम स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए दोनों के देने की स्थिति में होते हैं। तो इनकी क्षमता विकास करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी खुशी की बात है हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि जगत के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही समय पहले एक और बहुत बड़ी और बृहद कार्यक्रम जो 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके सरकार आ रही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मतलब। हाँ जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमारे पास वास्तव में बड़ी दिक्कत होती है। ग्रामीण अंचलों में जो अनाज पैदा होता है उसके रखरखाव की बड़ी असुविधा है, जिसके चलते बहुत बड़ा अनाज जो पैदा किया हुआ किसानों की मेहनत का वो खराब होता है। कोल्ड स्टोरेज ना होने से काफी बड़ी मतलब सब्जियां आदि खराब होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतना खाद्य पैदा होता है हमारे खेतों में और वो उसको हम प्रोसेस करने की हमारे पास सुविधाएं ना होने से हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। आगे हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी वक्त है कार्यक्रम एक छोटे से ब्रेक का। बस हम यूं गए और बस यूं उपस्थित हुए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्रेडिट कार्ड भी इसमें शामिल होते हैं, धन की आवश्यकता भी होती है, इसके बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल, देखिए रानी जी, किसान क्रेडिट कार्ड ये हमारे भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण और कृषि को के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मतलब योजना है। और इसमें हमारे देश और प्रदेश के सभी लगभग किसान भाई इससे जुड़े भी हुए और इसका फायदा भी ले रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जो किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य लेना चाहिए। इसकी पात्रता की अगर हम बात करें तो मात्र जो किसान भूमि धारक है, जिसके पास भूमि है, वो किसान क्रेडिट की पात्रता रखता है। वो अपने नजदीकी बैंक शाखा में या हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहां जाके वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, उद्यानिकी, सब्जी
और अपने पशुपालन, इनमें भी इसके लिए क्या है, ये इसके बारे में भी हाँ, बताइए। देखिए इसमें इस अभियान में कृषिगत जो गतिविधियां हैं, खासतौर से जैसे आपने कहा प्लांटेशन के कार्यक्रम, प्लांटेशन चाहे के भी वो काम है। फलदार वृक्षों का प्लांटेशन हो जी। या हमारे जंगली पौधों का, गांव ग्रामीण परिवेश में इस तरीके की वृक्षारोपण की आज आवश्यकता है। जितना अच्छा वृक्षारोपण होगा उतना ही हमारा वातावरण बेहतर होगा। गांव के ग्रामीण परिवेश को और बेहतर बनाने के लिए इसमें ये प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कृषि से जुड़ा, जैसे मैंने बताया, दुग्ध उत्पादन भी एक बहुत दुग्ध बड़ा, डेयरी उत्पादन, उत्पादन हाँ, बहुत जो तो है। दुग्ध उत्पादन के लिए जो पशु आवास है, जिसको हम सेट कहते हैं, कि उसके निर्माण का प्रावधान इसमें मतलब किया गया है। इसके साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्टिंग है, जब हमारे पास पशु होते हैं तो उनका जो गोबर है उसका और हम वैल्यू एडिशन करके मतलब एक अच्छी खाद जो हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सेहत के लिए ही और मिट्टी की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसी भी गतिविधियों का समावेश किया गया है। बिल्कुल। जी, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको, हमारे सारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा, इसमें सरकार ने बहुत बड़ा बजटरी प्रावधान भी किया है। 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस अभियान के लिए मात्र भारत सरकार ने निर्धारित किया है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा अमाउंट जो है, राशि है, वो हमारे किसान भाइयों के लिए है कि वो अपनी रोजी रोटी अच्छे से चला सकें। देखिए डॉक्टर साहब, मौसम भी इस तरीके से बदल रहा है, हमारे कृषि कार्य भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम बात करें कि कृषि को और बेहतर इसमें हम कैसे ले सकते हैं, क्या कुटीर उद्योग भी इसमें जोड़ सकते हैं हम थोड़े थोड़े? देखिए जैसे बांस वगैरह है, चमड़ा है। रानी जी, और ये बिल्कुल आपने जो कुटीर उद्योगों की बात कही है, ग्रामीण परिवेश में जब भी हम बात करते हैं तो जो भी कुटीर उद्योग है वो हमारी कृषि आधारित ही कुटीर बिल्कुल। उद्योग होता है। चाहे हम बांस पर आधारित कुटीर उद्योग की बात कर लें या हम चमड़ा पर आधारित कुटीर उद्योग की बात कर लें। इसके अलावा भी जो वर्तमान में खास जो समस्याएं क्षेत्र विशेष में जो आ रही हैं, अनेकों क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी अभी भी हमारे सामने समस्या है वो भंडारण की होती है। दूसरा हमारे पास कोल्ड स्टोरेज का एक दूसरा सबसे बड़ा समस्या है। कोल्ड स्टोरेज। तीसरा एक मुद्दा अभी जो बना हुआ है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हमारे हैं, जिनको कि हम किसान कहते हैं, क्योंकि कृषि का उत्पादन हमारा किसान करता है। बिल्कुल। जो हमारे उत्पादक कृषक हैं और हमारे जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूम करते हैं, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। और वो एक गैप इस तरीके का है, एक तो हमारे उत्पादक कोई चीज को उत्पादन करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले लोगों का इतना बड़ा पैसा हो जाता है कि उत्पादक को बहुत कम पैसा प्राप्त होता है। एक चीज, कई बार चीजें इतनी ज्यादा पैदा हो जाती हैं कि बाजार में उनकी मांग उतनी नहीं होती, जिससे कि उत्पादक को जो वांछित उसको लाभ है या उसकी कीमत है वो उत्पादक को या हमारे किसान को नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसान के लिए उपलब्ध होते हैं, और जैसा कि भारत सरकार ने अभी विगत दिनों में ही एक बहुत बड़ी योजना कृषि में अधोसंरचना विकास के लिए बनाई है, तैयार की है, और उसका क्रियान्वयन भी प्रारंभ हो गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान मात्र अधोसंरचना के विकास के लिए किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 2-3 बड़े जो क्षेत्र हैं, जिनमें गोडाउन्स की स्थापना, जिनमें हमारे कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, और जो छोटे स्तर पर हमारी जो प्रोसेसिंग इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ऐसी इकाइयों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, इसके प्रोत्साहन में भी सरकार ने एक बहुत अच्छा मतलब लिया है, पॉली हाउसेस भी इसमें मतलब ले सकते हैं। इसमें खास तौर से एफपीओ को, जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं, जो अकेला किसान तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अगर किसान समूह में आके 200, 300 और 500 के समूह में आके कोई एक गतिविधि, जैसे स्व सहायता समूह, जो समूह में आके किसान अपनी कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए एक विशेष प्रावधान, और इसमें एक प्रावधान जो खास तौर से मैं उल्लेखित करना चाहूंगा कि हमारे किसानों को समूह में जब वो बैंक से लोन लेंगे तो मात्र 1% ब्याज दर पर उनको लोन देने का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है। बहुत बढ़िया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बहुत अच्छे अवसर हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। क्या कृषि विज्ञान केंद्रों में ट्रेनिंग के लिए भी व्यवस्था है? कैसे जानकारी और ले सकते हैं हमारे किसान? देखिए, बिल्कुल रानी जी, आपने ये बात जो कही है, खासतौर से हमारे सभी ग्रामीण युवाओं के लिए जो हमारे
कृषक परिवार से आते हैं या कृषक परिवार से ना भी आते हो, तो कई एक कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो ग्रामीण अंचलों में कृषि पर आधारित तो होते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक ये नहीं होता कि हमारे ग्रामीण युवा के पास जमीन हो या भूमि हो, कृषि योग्य भूमि हो। इनमें मैं मुख्य रूप से जो कृषि विज्ञान केंद्र है जिले में ग्रामीण युवाओं की क्षमता विकास के लिए, वहां की परिस्थितियों के अनुकूल वहां पर जो कृषि आधारित व्यवसाय हो सकते हैं उन व्यवसायों का चिन्हांकन करके 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मतलब ऐसे अंतराल के कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इस समय तो विशेष तौर से सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार उसकी स्किल या किसी प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आना चाहता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को ऐसे युवाओं को चिन्हांकित करके उनको रोजगार देने के काम करने हैं। कृषि क्षेत्र में मैं यहाँ पर ये भी हमारे साथियों को, हमारे ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके ही आसपास में उन्हें खुद निर्धारित करना है क्या रोजगार का अवसर हो सकता है, जिनमें हम मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अगर हम पशुपालन के क्षेत्र में बात करें, पशुपालन में बेहतर डेयरी की स्थापना कर सकते हैं, दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, दुग्ध उत्पादन के बाद उससे बने हुए जो उत्पाद होते हैं उनको तैयार करके उसका वो विपणन कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं जितने, मुर्गी पालन का काम वो कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन के काम हमारे ग्रामीण युवा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, जहां मत्स्य भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे काम भी, जैसे मैं कहूं कि एक किसान हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन का काम करता है, लेकिन उसका विपणन करने के लिए उसके पास उतने अच्छे साधन नहीं है, तो कुछ ग्रामीण युवा इसके सब्जियों के या फलों के विपणन का काम भी, उसका ग्रेडिंग, थोड़ा सा स्किल अपनी डेवलप करके और कंज्यूमर तक उसको पहुंचा के अच्छा पैसा वो कमा सकते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं रोजगार की। आवश्यकता इस बात की है कि किसान थोड़ा सा, जो युवा है हमारे, उसके स्किल, जो उसकी जरूरत है कि थोड़ी समझ बढ़ाने की जो बात है, उसको वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से हासिल करें। और रोजगार की कमी ग्रामीण अंचल में बिल्कुल कहीं पर भी किसी भी रूप में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब हमारे जो किसान भाई हैं वो बस सिर्फ एक नजर दौड़ाएं और एक हिम्मत करें और कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाएं। और सलाह के लिए तो आप लोग बैठे ही हुए हैं। किस तरह की आप लोगों ने तैयारी की हुई है? जैसे कि आपने ये सब तो बताया है हमें, लेकिन आपने और कैसे तैयारियां की? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही सवाल आप कर रही हैं। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में जो भी स्किल्ड में हम खुद दक्ष होते हैं या हमारे पास एक्सपर्टाइज होती है, हम पहली चीज तो कहें, एक तो होता है कि हमारे पास नॉलेज है जी। अब नॉलेज को हमें डिलीवर करना है यूजर को जी। तो दो बातें होती है, एक होता है थ्योरेटिकली हम उसे डिलीवर कर दें, दूसरी बात होती है कि थ्योरी के साथ साथ हम उसे प्रैक्टिकली भी डिलीवर करें। आप ही है ना? यस। तो उसमें लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में एक व्यवहारिक जो प्रदर्शन की इकाई है, जिससे कि हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं, उनको हम कुछ तो थ्योरी के ज्ञान से उनको हम अपडेट करते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो थ्रस्ट हम लोगों की होती है वो व्यवहारिक रूप से जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है, जो हमारी प्रदर्शन की इकाइयां जो कृषि विज्ञान केंद्रों में या तो स्थापित है या पूर्व में हमारे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उनके द्वारा जो स्थापित की गई इकाइयां हैं उनका हम भ्रमण कराते हैं। तो ये सब हमारी तैयारियां कृषि विज्ञान केंद्रों में पहले से ही है। जो भी इच्छुक हमारे ग्रामीण युवा हैं जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उस जिले में क्या अवसर है उनको जो कृषि विज्ञान केंद्रों ने चिन्हांकित किया है, उसमें से कोई भी एक विकल्प को ऑप्ट करके प्रशिक्षण लेके अपना अच्छा व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि वो अपने काम को और जो शासन की योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई जा सके। डॉक्टर साहब, समसामयिक कृषि सलाह आपसे संक्षेप में पूछना चाहते हैं, बिल्कुल बताएं हमें। बिल्कुल जी, देखिए सभी हमारे प्रदेश के सभी किसान भाइयों को सबसे पहले तो मैं एक बार हमारे गणेश उत्सव की मैं बधाई दूंगा, और अच्छे मानसून और अच्छे मौसम, खास तौर से इसलिए कि काफी लंबे अंतराल के बाद एक अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिली है। और यहाँ तक कि लगभग हमें सभी जो हमारे बांध थे, हमारे जो तालाब में, हमारे जो छोटे छोटे तालाब थे जो अभी तक सूखे पड़े थे, लगभग पूरे क्षेत्र में, प्रदेश के पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश विगत कुछ दिनों में देखने को मिली है। किंतु इस समय में कुछ विकट परिस्थितियां भी, विषम परिस्थितियां भी हमारे खेती में, हमारे किसानों के लिए निर्मित हुई हैं। खासतौर से जो हमारे निचले क्षेत्र हैं वहां पर जल भराव की स्थितियां निर्मित हुई हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जल निकासी की व्यवस्था वो करें, चाहे वो हमारी सोयाबीन की फसल है या मक्का की फसल है, खासतौर से उड़द, मूंग या तिल की, जो हमारी उड़द और मूंग की खेती जहां पर भी हो रही है, जल भराव की
स्थितियां बिल्कुल ना बनने दें, जल निकासी वो जरूर करते रहे। ऐसे क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में कई बार रोग और कीट प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है, तो खेतों की फसलों की वो निगरानी करते रहे। बिल्कुल ये डॉक्टर सुनिश्चित साहब, कर लें हम कि आगे कौन से भी कीट चर्चा है। जारी रखेंगे और हम आपसे और भी बातें जानना चाहेंगे, लेकिन समय की थोड़ी सी हमारे लिए कमी होती है। आपसे बहुत जानकारियां मिली। अब हमारे स्टूडियो में आए किसान भाइयों, अपना ख्याल रखिए, गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाइए, कोरोना से सतर्क रहिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विदा लेते हैं किसान भाइयों, स्वीकार करें हमारे नमस्कार।